हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैमिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीडीएस का पार्ट 1 हम ऑलरेडी 2016 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं 2015 से। अभी ये सारा क्या करना है, हम लोगों को सारा पढ़ना है। एनीवेज हम चलते हैं। फिर भी अगर आप लोग को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तो आप मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following considered as cell within a cell? By God, ये जो क्वेश्चन देते हैं ना, इसके आंसर खुद ही समझ में नहीं आते, क्या बोल जाते हैं लोग। सेल विद इन द सेल का मतलब है कि भैया जो ब्रेन हो। अब यहां पर ऑप्शन क्या दे रहा है, राइबोसोम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। ऑब्वियसली ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो इसका करेक्ट आंसर राइबोसोम होगा। ऑल्दो इसका करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए था, जिसके पास डीएनए, हमें मार्क क्या करना पड़ा, जिसके पास आरएनए है। तो होना क्या चाहिए इसका आंसर, अगर यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता तो माइटोकॉन्ड्रिया मार्क करते, अगर यहाँ क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोप्लास्ट मार्क करना चाहिए था, अगर यहाँ न्यूक्लियस होता तो न्यूक्लियस मार्क करना चाहिए था। सेल विद इन द सेल न्यूक्लियस को बोला जाता है। वैसे एक सेल के अंदर सेल, ब्रेन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। तो इसका करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियस। इसका आंसर होना चाहिए था न्यूक्लियस, पर क्योंकि यहां पर ऑप्शन ही नहीं है तो हम लोग मूव करेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, राइबोसोम। वैसे अगर ऑप्शन होता तो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं न्यूक्लियस को, दूसरे देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, तीसरे देते हैं क्लोरोप्लास्ट को, चौथी राइबोसोम्स को। बेचारे के पास आरएनए तो है, डीएनए नहीं है, तो क्या हुआ। तो फिलहाल एनीवेज राइबोसोम मार्क कर दो। इसका करेक्ट आंसर इज राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ लिविंग सेल। भाई कोई भी सेल लिविंग है, उसके लिए कौन सी गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। बहुत बेसिक क्वेश्चन, ऑक्सीजन। क्यों, बिना ऑक्सीजन के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज टूटेगा नहीं। अगर मैं बात कर दूं प्लांट्स के अंदर, तो बिना ऑक्सीजन के फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होगी, बिना ऑक्सीजन रिलीज करे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसलिए प्लांट्स के लिए भी क्या हो गई, ऑक्सीजन हो गई। तो इसलिए हमने क्या मान लिया कि भैया ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल आंसर इज हमारे पास ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which one of the following type of plant produces spores and embryo but without seed and vascular tissue? भाई इसने बहुत सिंपल सी एक चीज पूछ ली, वास्कुलर टिश्यू किसके पास नहीं होता। इसको समझने के लिए प्लांट किंगडम समझना बहुत जरूरी है, और प्लांट किंगडम को समझने के लिए प्लांट की ग्रोथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लांट आना कहां से शुरू हुआ, प्लांट आना शुरू हुआ एल्गा से। एल्गा क्या होती है, एल्गा होती है शैवाल। दूसरा हो गया फंगस। फंगस क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कवक। सबसे पहले एल्गा आई पूरी तरह पानी में, शैवाल आई, फंगस। फंगस के बाद हुआ, फंगस को लेटर ऑन दूसरे फाइलम में, मतलब दूसरे जगह पे किंगडम में बना दिया गया। फिर आया ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स को हिंदी में भी ब्रायोफाइट्स कहते हैं। फिर आए टेरिडोफाइट, फिर आया जिम्नोस्पर्म, फिर आया एंजियोस्पर्म। ये हायरार्की करनी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये हायरार्की करनी बहुत जरूरी है। तो अभी क्या हो गया, एल्गा पानी में, फंगस पानी में, ब्रायोफाइट्स पानी जमीन दोनों पर, ये एम्फीबियन हो गया। ये पहला पौधा जो जमीन पर आया टेरेस्ट्रियल है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल था, जमीन पर होगा, तो इसको पानी देने के लिए वास्कुलर टिश्यू तो बनाना पड़ा। तो इससे पहले जितने भी हैं उनके पास में वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म जिसने पहली बार सीड बनाया पर सीड कवरिंग नहीं बना पाया, तो इसकी कमी को इसने पूरा कर दिया, कवर सीड बना दिया इसने, कवर्ड सीड बना दिया इसने। गॉट इट, समझ में आई ये बात। तो ये क्या है, दैट इज पूरी कंप्लीट हायरार्किकल सिस्टम। अब तो आराम से इजीली बता दोगे। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, यानी कि ये तीनों, इनके पास वास्कुलर सिस्टम था। किसके पास वास्कुलर सिस्टम नहीं था, ब्रायोफाइट के पास में वास्कुलर सिस्टम नहीं था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिंजल इज गुड सोर्स ऑफ आयरन, पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ब्रिंजल में आयरन होता है। आप लोग आयरन का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, उसको काट के रख दो, थोड़ी देर के बाद देखो उस पर रेड रेड ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट आएंगे। अगर उस पर स्पॉट आ गए रेड रेड ब्राउन ब्राउन कलर के, दैट मीन्स उसमें आयरन है, क्योंकि आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड को बना देता है।
जैसे ही वो आयरन ऑक्साइड बनाएगा उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाएगा। ब्रिंजल को भी आप काट के रखो तो यही होता है, तो दैट मीन्स उसमें आयरन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट, पंपकिन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। कद्दू विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। यस, जो पंपकिन होता है दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये किसका सोर्स होता है, किसका गुड सोर्स होता है, दैट इज विटामिन ए। ये विटामिन ए का एकदम कंप्लीट गुड सोर्स होता है। तो यानी कि दोनों ही सही है। तो इसका करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2, both 1 and 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर इज सी, दोनों 1 और 2, ये दोनों ही ऑप्शन एकदम सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन लिविंग सेल व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। भैया राइबोसोम बन कहां रहा है, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस। गोल्गी बॉडी यानी कि गोल्जी निकाय, इसको गोल्जी काय भी बोलते हैं, ये बेसिकली क्या करता है, लाइजोसोम बनाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। अंतः प्रद्रव्य जलिका ये नहीं बनाती, प्लाज्मा झिल्ली ये नहीं बनाती। तो इसका कंप्लीट सही आंसर इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या करता है, बेसिकली जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, वो बनाता है हमारा राइबोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस होता है क्या है, पूरे न्यूक्लियस के ऊपर एक छोटा सा एंट्री एग्जिट का एक पॉइंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोल देते हैं। नेक्स्ट, हु आर द फर्स्ट सॉ बैक्टीरिया थ्रू अ माइक्रोस्कोप मेड बाय हिमसेल्फ। वही इंसान था जिसने पहला लिविंग सेल खोजा था। भाई पहले सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने खोज दिया, माइक्रोस्कोप तो था नहीं, हाथ में लेंस पकड़कर बहुत आराम से खोज दिया। गलती, एक डेड सेल पे काम कर लिया। डेड सेल पे काम कर लिया तो सेल तो नजर आया पर खाली उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आया। क्योंकि उसमें कुछ भी नजर नहीं आया इसलिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला नहीं भैया हमें तो पता नहीं चला कि सेल होता क्या है। फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने आकर के क्या किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने आकर बारिश का पानी लिया और बारिश के पानी पे जाकर के इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। बारिश के पानी में क्या दिख गया, बारिश के पानी में मैंने दिख गया बैक्टीरिया। तो गलती से बैक्टीरिया की खोज भी किसने कर ली, गलती से बैक्टीरिया की खोज भी एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने कर ली। तो इसका करेक्ट आंसर इज एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवी के जनक। इनको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म जीवी के जनक। और इनको क्या बोलते हैं, लुईस पास्चर को। लुईस पास्चर को बोला जाता है आधुनिक सूक्ष्म जीवी के जनक, आधुनिक सूक्ष्म जीवी के जनक। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट रॉबर्ट हुक। सबसे पहली बार भाई इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। रुडोल्फ विर्चो, विर्चो ने क्या किया था, एक टर्म दी थी ओमनीज ई सेल्यूला ए सेल्यूला। ओमनिस ई सेल्यूला ए सेल्यूला, या ओमनीज ए सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। तो ये रुडोल्फ विर्चो ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एंजाइम फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जहां सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा भैया उसी के पास एंजाइम होंगे। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहां होता है, उसकी साइट क्या है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ब्लड को दी जाती है, वापस लेकर के चला जाता है। तो वो कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कोई प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कॉटन जिन दैट सेपरेट्स। ये बहुत एक वो स्टोरी थी। एक साइंटिस्ट थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, अमेरिका के थे। 1700 लेटली 1700 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो कॉटन होता है ना, कॉटन को क्या करते हैं, सेपरेट किया जाता है सीड से। मतलब एक एक कॉटन को निकाला जाता है।
बड़ा मेहनत लगता है यार। तो इनको ना इस चीज का बहुत दुख हुआ कि भैया इस तरीके से तो हम लोग का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर थे और ये अमेरिका के हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक मशीन बनाई जो बहुत जल्दी 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 कॉटन को सीड से अलग कर देती है। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, इनका नाम था एली विटनी। एली विटनी ने ये काम किया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज एली विटनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन? हमें अभी देखा हम लोगों ने, माइटोकॉन्ड्रियम लिखा हो या माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हो, वहां पर क्वेश्चन क्या था, कौन सी ऑर्गेनेली के पास में एंजाइम्स है सेल्यूलर रेस्पिरेशन के। यहां घुमा दिया क्वेश्चन, बात एक ही पूछ रहा है, एक ही ईयर में आए हुए 2 क्वेश्चन है। भैया किस ऑर्गेनेली के पास एंजाइम है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलर रेस्पिरेशन कौन कर रहा है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया। 2 सेम क्वेश्चन आ गए, इसलिए ऑप्शन में ऊपर नीचे नहीं कर देना, ध्यान से करना। इसका करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियम लिखा हो या माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हो, बात एक ही है। नेक्स्ट, चलिए इस क्लास को फिलहाल फिनिश करती हूं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास न्यू क्वेश्चंस के साथ। तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।